हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? चलो फाइनली कल तो हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। खुश 10 इलस्ट्रेशन बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चलो आज हम लोग क्या करेंगे, फिर आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में हम लोग पहले एमसीक्यू देख लेंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर उसके जो भी वन सेंटेंस आंसर है या फिर और कुछ भी वन सेंटेंस में, या फिर देखो ट्रू और फॉल्स भी आपके पास है तो उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन करके फिर आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बाकी के जो भी हम लोग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो या 2 या फिर 3 लेक्चर्स में कवर कर देंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। बहुत इजी जाने वाला है। अगर आपने पिछली सारी वीडियो देखी है तो एक्सरसाइज आपको एकदम मक्खन के जैसे जाएगा। कैसे जाएगा? एकदम मक्खन के जैसे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देन ए सिलेक्ट द मोस्ट appropriate alternatives for the following, rewrite the sentence। एकदम सिंपल है, बस क्या करना है, जो भी आपको 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, बस आपको एक सिलेक्ट करना है। कैसे? जैसे केबीसी में करते हैं, एक क्वेश्चन 4 आंसर, आपको बस एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग केबीसी खेलेंगे। 5 सिर्फ कितने हैं इसके लिए? 7 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। When there is a no partnership agreement, ये याद रखना, no partnership agreement between the partners, the division of the profits take place in डैश डैश रेशो। कौन से रेशो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं? कौन से इसमें करेंगे? अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है तो वो इक्वल इक्वल करेंगे। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट है और उसमें अगर रेशो दिया गया है कि वो कैसे डिवाइड होंगे तो उसके हिसाब से ही होगा। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट वर्ड है कि नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पार्टनरशिप अग्रीमेंट है तो उन्होंने जैसे मेंशन किया है वैसे होगा, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, इसलिए पार्टनर्स का प्रॉफिट जो भी है वो डिवाइड होगा इक्वल इक्वल। चलो हो गया फर्स्ट। सेकंड, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश डैश अकाउंट इज प्रीपेड। नेट लॉस और नेट प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो? कौन सा अकाउंट देखते हो? चलो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? ये देखो, नेट प्रॉफिट कहाँ दिया है रे? देखो यहाँ पे दिया है ना नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है? ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो अभी देखते हैं कि थर्ड वाला, अ डैश डैश इज एन इनटेंजिबल असेट। क्या है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब है आप किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। तो अगर स्टॉक को देखो आप हाथ लगा सकते हैं, फर्नीचर को भी आप टच कर सकते हैं, विजिबल है आप देख सकते हो, कैश को भी आप देख सकते हो। लेकिन गुडविल, गुडविल का मतलब मैंने क्या कहा था आपको कि आपकी रेपुटेशन, आपका मान, आपका सम्मान, आपका ईगो होता है ना हर्ट, कभी आपको कोई कोई कुछ बोलता है तो ये क्या है? आप उस ईगो को हाथ लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते ना। तो आप उसको क्या कहते हैं? इनटेंजिबल। जो भी टेंजिबल नहीं है, हाथ या देख नहीं सकते, इसीलिए गुडविल, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, उनकी लॉयल्टी जो भी होती है उसे कहते हैं गुडविल। तो गुडविल ये है इंटेंजिबल असेट। थर्ड है इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्सेंस मतलब अग्रीमेंट नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर ऑफ द फर्म अलाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट रहेगा? 6%। ये हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही देखी है हमने कि क्या क्या उनके प्रोविजंस है, राइट। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन एन पार्टनरशिप बिजनेस इज क्या होता है?
मैंने कहा था अगर बैंक आपको लोन देती है पार्टनर्स को, अगर कल जाके बिजनेस आपका लॉस में जाता है लेकिन बैंक आपसे पैसे वसूलेगी ही, तब क्या होता है, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाती है, उसका घर भी, उसमें प्रॉपर्टी का मतलब घर, फर्नीचर, कुछ भी चला जा सकता है। इसीलिए लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, वो कभी लिमिटेड नहीं होता, जितना लोन उतना उनका प्रॉपर्टी चला जाएगा अगर बिजनेस में लॉस हुआ हो। अगर पार्टनरशिप फर्म का पैसा अगर आपको नहीं लोन चुकाने के लिए हो रहा है, तब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाती है। इसलिए लायबिलिटी ऑफ पार्टनर हमेशा पार्टनरशिप में हमेशा अनलिमिटेड होती है। चलो, ये तो बहुत सिंपल है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था? 1932 में। सिंपल, कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है? मैक्सिमम, मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम पार्टनर्स 50। तो आंसर क्या आएगा? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो आंसर क्या आएगा? 15। हो गया आपका केबी से तो कंप्लीट हो गया, जल्दी हो गया। चलो अभी देखते हैं बी वाला क्वेश्चन। राइट द वर्ड, फ्रेज और टर्म, मतलब वन वर्ड आंसर लिखना है बस, या फिर उतना ही होना चाहिए, 2-3 वर्ड्स का, बस हो गया। फिर ये सबसे आसान है। विच कैन सब्सटीट्यूट इच फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को क्या सूट होता है वैसे। पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। अभी देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, पार्टनरशिप फर्म कौन फॉर्म करता है? ऑफ कोर्स पार्टनर्स फॉर्म करते हैं। तो क्या आ जाएगा? पार्टनर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? पार्टनर्स। सेकंड देखते हैं। अमाउंट ऑफ द कैश ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस। पार्टनर अपने बिजनेस में से कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए ले लेते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? ड्रॉइंग्स कहते हैं। अभी देखते हैं थर्ड। एसोसिएट द 2 और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एसोसिएट ऑफ 2 और मोर पर्सन, जब 2 और 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर पार्टनरशिप फर्म करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एक्ट के तहत क्या फॉर्म करते हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो आंसर क्या आएगा? पार्टनरशिप फर्म। अभी देखते हैं। एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म आर रेगुलेटर। कौन से एक्ट के तहत पार्टनरशिप गवर्न होती है? कौन से एक्ट के तहत? सिंपल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी देखते हैं आगे, हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ द एंटरिंग द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रार। तो आपका आंसर क्या आएगा? कौन सा, क्या प्रोसेस है जब आप नेम रजिस्ट्रेशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म के? बस रजिस्ट्रेशन, यही प्रोसेस है, सिंपल। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन अ रिटर्न फॉर्म, पार्टनरशिप अग्रीमेंट का रिटर्न फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। चलो, अंडर दिस मेथड, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th वाला। अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। हमेशा याद रखना कि मेथड, कौन से मेथड में हम लोग 2 मेथड देखे थे, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभी उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है? दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड होता है कैपिटल, तो उसे क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसलिए इसका आंसर है फिक्स कैपिटल मेथड। अभी आगे देखते हैं, प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स हैव शेयर प्रॉफिट्स। प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं? ऑफ कोर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, राइट। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लिखा होता है अग्रीमेंट में, तो लिखते हैं इक्वली। तो कैसे वो शेयर करते हैं? प्रॉफिट शेयर रेशो के इसमें। 9th क्वेश्चन, सच कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। कौन सी इसमें? आपने देखा था 2 कैपिटल मेथड थे, एक तो फिक्स कैपिटल, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितना बनता है? बस एक ही अकाउंट मेंटेन होता है और वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो उन्होंने क्या पूछा है? सच अ कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन, ओनली कैपिटल अकाउंट। तो आंसर क्या आएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आगे देखते हैं 10th वाला क्या है? द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो बाकी का जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? करंट अकाउंट में होते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फिक्स्ड वाले कैपिटल होते हैं, बाकी के सारे एडजस्टमेंट, बाकी के ऑल एडजस्टमेंट कहाँ कवर होते हैं? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, इसलिए उसका आंसर है करंट अकाउंट। देखते हैं 11th वाला, एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर द ड्यू डेट। हम लोगों ने पहले ही कोई तो एक्सपेंसेस पे कर दिए, मतलब क्या किया है? प्रीपेड कर दिया है। प्री का मतलब होता है पहले से ही, पेड का मतलब है पेड कर दिया, और एक्सपेंसेस का मतलब तो आपको पता ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखते हैं 12th, द अकाउंट्स दैट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर। ये तो कितना सिंपल है। लास्ट अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में क्या बनता है? फाइनल अकाउंट बनता है मैम, और कुछ भी नहीं बनता। तो इसका आंसर आएगा फाइनल अकाउंट। अभी देखते हैं 13 वाला, एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। मतलब इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, कोई भी चीज। तो आप करंट असेट में देखो क्या क्या करंट असेट आते हैं। जो डेटर्स होता है वो करंट असेट होता है, जो स्टॉक होता है वो होता है करंट असेट। तो वो अगर आप बेचेंगे तो आपको पैसे आएंगे, इजीली कैश को कन्वर्ट हो सकता है ना। डेटर्स तो हमेशा पैसे आएंगे, तभी उसे डेटर्स कहते हैं, उनसे ही हमें पैसे आते हैं। और इन्वेंट्री आप बेचेंगे तब भी आपको पैसे मिलेंगे, तो आपको इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए उसे कहते हैं करंट असेट, कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। अगर आप फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग ये सब बेचने जाओगे, उसे फिक्स असेट कहते हैं। तो ये सब बेचने जाएंगे तो इतने जल्दी तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते ना कैश को इजीली। तो इजीली कन्वर्ट कैश के लिए क्या होता है? करंट असेट होता है। ठीक है, अभी देखते हैं 14 वाला, order in which fixed assets are recorded first in a balance sheet. Order in which fixed assets are recorded first in balance sheet. बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होते हैं? ऑर्डर टू लिक्विडेशन। अभी आप पूछेंगे तो कि ऑर्डर टू लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस बंद करते हो तो वो असेट कैसे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग रैंक लगाते हैं कि कैसे कैसे फिक्स असेट कैसे रिकॉर्ड होते हैं इन बैलेंस शीट। तो उससे कहते हैं ऑर्डर टू लिक्विडेशन। हमेशा याद रखना, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले कहीं पे लिखा नहीं है या फिर आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो ये हमेशा होता है, लिक्विडेशन का मतलब होता है कि आप बिजनेस अगर बंद कर रहे हैं तो आपका फिक्स एसेट कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो ऑर्डर टू लिक्विडेशन के हिसाब से अगर आप आगे जाके आपका
एक चैप्टर होगा लिक्विडेशन, तब आपको ज्यादा उसमें डेप्थ में पता चल ही जाएगा। लेकिन लिक्विडेशन का शॉर्ट में आंसर है, मीनिंग है कि आप बिजनेस को वाइंड अप करते हो, ठीक है। 15 वाला देखते हैं, द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस, देखो क्या पूछ रहे हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे होता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहाँ पे होता है, हम लोग का सब ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। और बाकी के फैक्ट्री के बाद जितना भी कस्टमर तक आने वाला सारा का सारा खर्चा हमारा कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यही आंसर है बस। अभी देखते हैं 16 वाला, द डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस आता है तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस लॉस। हमेशा याद रखना कि डेबिट बैलेंस में अगर आपका बैलेंस आता है तो वो ग्रॉस लॉस होता है। लेकिन हम अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपका वो जो होता है वो क्रेडिट साइड में लिखा होता है आपका बैलेंस, ठीक है। अगर आप देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देखो, ये देखो ये कौन सा है मुझे पता नहीं है, इलस्ट्रेशन 10 है। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, आप बोलेंगे ये तो डेबिट साइड में लिखा है, तो ये डेबिट साइड में लिखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्यों लिखा है, डेबिट बैलेंस का है तो ग्रॉस लॉस लिखना चाहिए ना। लेकिन आप याद रखना कि ये 25,800 ज्यादा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। इसका टोटल 98,300 रुपीज है और इसका बस इतना ही है। ये 25,800 उसमें से ऐड करना पड़ रहा है जो कि हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए ये बैलेंस क्रेडिट का ही बैलेंस है। समझ में आया, इसलिए उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंसेस है, हाँ आपको पता है ना कि फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखते हैं, मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंसेस हमारा कम हुआ है इसलिए हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस कहते हैं उसे, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, इसलिए वो ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। याद रखना हमेशा कि डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, इसलिए क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा प्रॉफिट होता है और डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए डेबिट साइड इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसलिए उसे ग्रॉस लॉस कहते हैं। इन्होंने देखो 16 में क्या पूछा था, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए हम लोगों ने ग्रॉस लॉस कहा। अभी 17 में देखो क्या पूछा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, नेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। याद रखना हमेशा डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, हमेशा याद रखना, क्योंकि डेबिट बैलेंस में हम लोग सारा का सारा खर्चा माइनस करते हैं, तो खर्चा बड़ा है, डेबिट बैलेंस हमें है तो इसका मतलब हमारा लॉस हुआ है, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ है। और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है हमारा, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड में हम सारे के सारे इनकम लिखते हैं ना, तो इसके लिए उसका प्रॉफिट होता है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है लास्ट में, इसलिए वो नेट प्रॉफिट आया है। चलो ये सी का हम लोग बाद में देखेंगे कल के लेक्चर में, क्योंकि उसमें उन्होंने ट्रू फॉल्स तो लिखा है विथ रीजंस बताए, तो उसके 2 या 3 सेंटेंस में आंसर आएंगे, तो हम लोग वो बाद में देखेंगे। पहले आज तो एकदम सिंपल सिंपल 1 वर्ड वाले ही देखेंगे। आगे देखते हैं, फाइंड ऑड वन। ऑड वन मतलब डिफरेंट, सबसे हटके कौन सा है, बस यही पहचानना है, बस इतना ही क्वेश्चन है और है भी बस 5। देखो जल्दी जल्दी करते हैं। चलो मैं एक ग्राफ करती हूँ, आपको आप मुझे बताना, ठीक है। चलो अभी देखो कि फाइंड ऑड वन आउट क्या होता है, ऑड वन क्या होता है। देखो वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। सिंपल है, वेजेस कहाँ पे जाता है,
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी कहाँ पे जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस। रॉयल्टी कहाँ पे जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट। ये वेजेस, रॉयल्टी और इंपोर्ट ड्यूटी ये है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और सैलरी क्या है? P&L में जाती है, वो फैक्ट्री के बाद वाले एक्सपेंसेस है, इसीलिए वो सैलरी हमारी ऑड हो गई। ठीक है, ऑड वन हो गई। अभी सेकंड देखते हैं, पोस्टेज कहाँ पे जाता है? P&L के डेबिट साइड। स्टेशनरी एंड एडवर्टीजमेंट कहाँ जाता है? P&L के डेबिट साइड। परचेसेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, इसीलिए वो ऑड वन हो गया। अभी देखते हैं, कैपिटल कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। रिजर्व फंड कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। लेकिन बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाता है? बिल्स रिसीवेबल का मतलब हमारे पैसे आ रहे हैं ना, तो ये कहाँ पे जाता है? असेट साइड में जाता है, इसीलिए वो ऑड वन है। अभी देखते हैं फोर्थ वाला, बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, मशीनरी असेट। लेकिन बिल्स पेएबल कहाँ है? बिल्स पेएबल हमारा लाइबिलिटी साइड में जाता है, बिल्स को हमें पे करना है, और बिल्डिंग, मशीनरी है, फर्नीचर तो हमारा है, तो इसलिए बिल्स पेएबल हम जाएगा ऑड वन में। फिफ्थ वाला, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे जाएगा? P&L के क्रेडिट साइड। डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ जाएगा? P&L के क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट साइड। लेकिन डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट साइड। ये सारे बाकी के सारे जो है वो कहाँ पे जाएंगे? P&L के क्रेडिट साइड में। लेकिन डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? P&L के डेबिट साइड, क्योंकि ये खर्चा है और ये बाकी के तीनों इनकम है। बस हो गया, बस आज का लास्ट, बस इतना 20 लिख देने के हैं, बस फिर हो गया। कंप्लीट द सेंटेंस, एक इसमें लिखना है बस। देखते हैं, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन डैश डैश रेशो। कौन से रेशो? इन अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का अब्सेंस होगी तो आपका शेयरिंग प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल इक्वल, तो आंसर आ गया इक्वल। अभी देखते हैं सेकंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, बस महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी के इसमें ऑप्शनल। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज डायरेक्ट इन इंडिया, तो क्या करेंगे? ऑप्शनल लिख देंगे। अगर महाराष्ट्र स्टेट का पूछेंगे तो आपको मैंडेटरी लिखना पड़ेगा, लेकिन यूजुअली महाराष्ट्र का पूछते नहीं है, क्योंकि आपकी इंडिया लेवल में होती है, सॉरी एग्जाम आपकी ओरली की जाती है, तो इंडिया लेवल के ही पूछते हैं, आपको सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं पूछेंगे, लेकिन याद रखना, ठीक है। पार्टनरशिप, थर्ड वाला देखते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी। मैंने कहा था, दो फ्रेंड्स थे, कल जाके वो बोलेंगे कि मैं चरस बेचूंगा या फिर गांजा बेचूंगा या फिर मैं लिकर बेचूंगा विदाउट लाइसेंस के, तो वो नहीं चलेगा, उसे पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस हमेशा लॉफुल होना जरूरी है, तो आंसर आएगा लॉफुल, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, फोर्थ वाला, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने पहले भी कर दिया है अभी, ठीक है। द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर कहाँ पे जाता है? फिक्स कैपिटल मेथड में, करंट अकाउंट में जाता है, राइट। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो ड्रॉइंग्स कहाँ पे जाता है? करंट अकाउंट में जाता है। अभी देखते हैं 6, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप इज डेबिटेड टू, कहाँ पे जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स का कैपिटल का इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है?
एक तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट अकाउंट में, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है कि डेबिट साइड में कहाँ पे जाता है, तो डेबिट साइड में कहाँ पे जाता है, उसका सेकेंड इफेक्ट जाता है P&L के डेबिट साइड। तो उन्होंने डेबिट कहाँ पे पूछा है, इसलिए आंसर आ गया है P&L। अगर उन्होंने क्रेडिट पूछा होता तो आंसर आता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए अभी इसका आंसर क्या है, P&L अकाउंट। ठीक है, चलो 7 देखते हैं। Partners are dash dash liable for the debt of the firm. लोन आपका फर्म का कैसे करेंगे, तो उसको वर्ड है jointly and severally। अभी जॉइंट एंड सेवरली मैंने आपको जब फीचर्स एक्सप्लेन किए तो पूरे डिटेल में कहा था कि जॉइंट एंड सेवरल का मतलब होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब होता है कि जितने भी लायबिलिटी है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। ये इसका अगर कोई भी एक पार्टनर कोई भी गलती करता है तो सिर्फ वही खर्चा भरेगा, ऐसा नहीं है। उससे होने वाले प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए वो वर्ड है जॉइंट एंड सेवरली। हमेशा याद रखना कि एग्जाम में ये जो वर्ड्स है लॉफुल, अनलिमिटेड, करंट, P&L, जॉइंट, यही वर्ड्स हमेशा एग्जाम में लिखना। ठीक है, उसके बदले आप कुछ भी और भी मत लिख के आना। अगर आप जॉइंट एंड सेवरल के बदले आप लिखेंगे कि इक्वल इक्वल, तो वो नहीं चलेगा। जॉइंट एंड सेवरली लिखना पड़ेगा। स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं वो आपको लिखने पड़ते हैं क्योंकि वो एक्ट में ही दिए होते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं 8। पार्टनरशिप डीड इज एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, आर्टिकल्स में लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड कहाँ पे है, ये एक प्रकार का पार्टनरशिप डीड एक प्रकार का आर्टिकल होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 9th वाला। द विड्रॉल बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज ऑफ द फर्म। पर्सनल यूज के लिए अगर पार्टनर से पैसा या गुड्स लिया है तो उसे क्या कहते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान से पढ़ो। सॉरी द विड्रॉल बाय पार्टनर्स फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज, कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में जाएगा, हिज का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स का, पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग कौन से अकाउंट में जाता है, कौन से साइड जाता है, डेबिट साइड में जाता है, इसीलिए उन्होंने दिया है डेबिट साइड, डेबिटेड। तो आंसर क्या आएगा, डेबिटेड। तो देखते हैं 10th। कमीशन पेएबल टू द पार्टनर्स, आंसर क्या आएगा, द पार्टनर्स इज लायबिलिटी ऑफ द फर्म। पार्टनर्स को पैसा देना है ना, तो आंसर लायबिलिटी आ जाएगा। और कमीशन पेएबल को आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना। पूरा ही हाईलाइट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 11th वाला देखते हैं। When partner adopt fixed capital method, then they have to operate कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में कौन सा अडॉप्ट करना पड़ता है, मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारे के सारे एडजस्टमेंट होते हैं, तो वो आपको करना पड़ता है, इसलिए उसका आंसर है पार्टनर्स करंट अकाउंट। 12th, if partners current account shows dash dash balance is shown to liability side of the balance sheet। मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट कब होता है, जब डेबिट बैलेंस हो। लॉस कब होता है, क्रेडिट बैलेंस हो। लॉस हुआ है मतलब क्या हुआ है, लायबिलिटी, मतलब पैसा देना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए उसका आंसर है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस शीट शोन लायबिलिटी साइड ऑफ द पार्टनर बैलेंस शीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट बैलेंस इज शोन इन लायबिलिटी साइड। आगे बढ़ते हैं 13 के आंसर की तरफ। द एक्सपेंस पेड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस आर नोन एज डैश डैश एक्सपेंस।
ट्रेड पर्पस के लिए आपके में कोई भी एक्सपेंस किया है तो इसको क्या कहेंगे? ट्रेड एक्सपेंसेस कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस। अभी देखते हैं 14। कैश रिसिप्ट मतलब कैश आया है, विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड। रिकरिंग मतलब देना है, तो उसका क्या है आंसर आएगा? सॉरी, रिकरिंग मतलब रिकरिंग नेचर मतलब बार बार आ रहा है, पैसे आ रहा है, हर महीने आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। और फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड, ये आ रहा है इसलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, कैश रिसिप्ट हमेशा रिकरिंग इन नेचर अगर दिया होगा तो आंसर हमेशा लिख के आने का रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी देखते हैं 15। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस। कहाँ से डिडक्ट होगा? रिटर्न आउटवर्ड मतलब पैसे रिटर्न आए, सॉरी परचेस किया है आपने, रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न दिया है, तो कहाँ से माइनस होगा? परचेस में से। आपने कोई चीज खरीदी है, उसको रिटर्न किया, मतलब रिटर्न आउटवर्ड हो गया, बिजनेस से हो गया, इसीलिए वो परचेस में से माइनस कर देते हैं। अभी देखते हैं 16। द एक्सपेंस विच आर पेड बिफोर द ड्यू डेट। ये तो हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से ही भरा हुआ है। पेड फॉर बिफोर ड्यू डेट पहले से ही भरा हुआ है, तो आंसर आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। 17 देखते हैं। assets which are held in business for long period are called। कोई भी असेट है जो 1 साल से ज्यादा यूज हो रही है तो उसका आंसर आता है फिक्स असेट। और करंट असेट का मतलब होता है बस 1 साल के लिए ही उसका यूज होता है, अगले साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए न्यू होता है। जैसे इन्वेंट्री हमें अगले साल न्यू लगती है, जैसे कि डेटर्स हमें अगले साल न्यू लगता है, वैसे ही उसे कहते हैं करंट असेट। लेकिन फिक्स असेट, अभी जैसे देखो लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे नहीं कह सकते इस साल हो गया अगले साल के लिए खत्म हो गई बिल्डिंग या फिर खत्म हो गई लैंड, ऐसे नहीं कह सकते। तो जो भी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है तो उसे कहते हैं फिक्स असेट, इसलिए आंसर आता है उसका फिक्स असेट। अभी देखते हैं 18 का। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी, ट्रेडिंग अकाउंट किसके बेसिस पे बनता है? डायरेक्ट बेसिस पे ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाते हैं हम लोग। फैक्ट्री में क्या इनडायरेक्ट होता है? क्या नहीं होता है। वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन बाकी के जो फैक्ट्री के बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो हम लोग इनडायरेक्टली लगाते हैं। हम लोग, आपने अगर पैकेजिंग पे देखा होगा तो रॉ मटेरियल इतना परसेंट, ये इतना परसेंट और अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो अदर एक्सपेंसेस का मतलब होता है उन्होंने इनडायरेक्टली आपको दिए है। ठीक है, तो लाइट बिल ये सब, तो ये आप वो अपने खर्चे में नहीं डायरेक्ट लिख सकते ना, तो वो इनडायरेक्टली होता है। लेकिन फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए उसका आंसर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी 19 देखते हैं। व्हेन कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर्स इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स को आपने कमीशन देना है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रहा है, मतलब बिजनेस से तो पैसे जा ही रहा है ना, इसीलिए बिजनेस का क्या है? वो एक्सपेंडिचर है। इसीलिए एनी पार्टनर इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। तो आंसर क्या आएगा आपका? एक्सपेंडिचर। बस लास्ट है, देखो 20। When goods are distributed as a fee sample, it is treated as dash dash of the business। क्या है, क्या ट्रीट करते हैं हम लोग? फ्री सैंपल क्यों देते हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए। अगर आप बड़े बड़े ब्रांड देखेंगे तो कोई भी चीज के लिए आप लोग स्टार्टिंग में अगर बिजनेस स्टार्ट करते तो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे पासेस, अभी देखो मूवीज या रिलीज होते हैं तो बहुत सारे पासेस हमें फ्री में मिल जाते हैं, तो किसके लिए होते हैं? वो बिजनेस के एडवर्टीजमेंट के लिए होते हैं।
ताकि आप वर्ड ऑफ माउथ के लिए होते हैं, ताकि आप घर जाके बोलेंगे कि अरे वो फिल्म वो अच्छी थी, तो बाकी के सारे खरीद के जाएंगे ना वो फिल्म देखने के लिए टिकट्स। इसलिए वो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस होता है। तो बिजनेस में भी उसे एडवर्टीजमेंट ऑफ द बिजनेस कहते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें ट्रू फॉल्स और ये 1 सेंटेंस आंसर होगा, और ये वाले नहीं दोस्तों अभी बाकी है, अग्री और डिसअग्री तो बाकी ही रह गया, सॉरी। चलो पहले अग्री और डिसअग्री करेंगे, ये लास्ट होगा, पक्का 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 वाला लास्ट। फिर बाद में ये कैलकुलेट और ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज अ साइलेंट पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द रेशो इज अ कैपिटल रेशो। क्या बोल रहा है ये तो डिसअग्री है, हम लोग अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगी तो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल इक्वल रेशो में होगा, कैपिटल रेशो में नहीं। अभी सेकंड देखते हैं। करंट अकाउंट इज ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ये कैसे पॉसिबल है? करंट अकाउंट है तो डेबिट बैलेंस भी होगा और क्रेडिट बैलेंस भी होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो करंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस से आता है, इसलिए इसका भी आंसर है डिसअग्री। थर्ड देखते हैं। इट इज द कंपल्सरी हैव अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटर्न। मैंने अभी कहा था ये इंडिया में ऑप्शनल है, इसलिए उसका आंसर है डिसअग्री। अभी देखते हैं फोर्थ। पार्टनरशिप फर्म इज एन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है सेलिंग, आपको सेल करना है, ट्रेड करना है। तो पार्टनरशिप फर्म यही तो है, हम लोग को हमारा प्रोडक्ट सेल करना है ना, इसी तो पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, इसलिए इस सेंटेंस से हम लोग अग्री है। अभी फिफ्थ देखते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर ही है ना, कैपिटल के ऊपर फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए इस वाक्य से हम अग्री करते हैं, राइट। चलो अभी 6 देखते हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, राइट। ये भी सही है, इसलिए ये भी अग्री है, इसका भी आंसर। 7 देखते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी एंड कमीशन। इसका आंसर डिसअग्री है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा सैलरी एंड कमीशन ले। सैलरी और कमीशन सैलरी किसे मिलती है? वर्कर जो होते हैं या फिर एम्प्लॉय जो होते हैं उसे मिलती है। पार्टनर्स को हर बार सैलरी और कमीशन नहीं मिलती, याद रखना। पार्टनर्स हमेशा उसको बिजनेस कर रहे हैं तो उसको प्रॉफिट या लॉस ये शेयर होता है, हमेशा सैलरी और कमीशन नहीं मिल सकता, ठीक है। इसलिए इस जो भी सेंटेंस है इसके लिए हम लोग वो डिसअग्री करते हैं। अभी देखते हैं 8। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट रिमेन कांस्टेंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, राइट है। कैपिटल अकाउंट कांस्टेंट होता है फिक्स कैपिटल मेथड में, राइट। 9 देखते। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इन फोर्स एग्जिस्ट इन 1945। नहीं, इसलिए कब का है वो? 1932 का है, इसीलिए इस वाक्य से हम डिसअग्री करते हैं। अभी देखते हैं 10। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग को कहाँ से पता चलती है? प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं ना, फाइनेंशियल पोजीशन हमें स्टेटमेंट से पता चलती है, जो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट करते हैं। तो इसीलिए इस वाक्य से भी हम डिसअग्री करते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी डिसअग्री है। अभी देखते हैं 11। अमाउंट बोरो बाय पार्टनर्स फ्रॉम हिज बिजनेस विल बी डेबिटेड टू करंट अकाउंट। अगर अमाउंट आप बोरो कर रहे हो मतलब पैसे ले रहे हो, तो ये करंट अकाउंट के किस साइड पे जाएगा? ऑफ कोर्स डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि आप ड्राइंग देखो या फिर दे रहे ना पैसा,
तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में आएगा ना। पैसे आ रहा है तो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन दे रहे तो डेबिट साइड में जाएगा। इसलिए इस सेंटेंस से भी अग्री करते हैं, तो आंसर आएगा अग्री। अभी देखते हैं आगे 12th, sold but undispatched goods must be part valuation of the closing stock। इसको हम लोग डिसअग्री करते हैं, क्योंकि एक बार कोई भी चीज अगर आप सेल करते हो तो हो गया सेलिंग, आपको गुड्स दिया नहीं दिया उसका क्लोजिंग स्टॉक से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आपको ये दिया है कि गुड्स आपको ऑर्डर मिला है, उन्होंने पैसे भी दिए आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग 2 दिन के लिए गांव जा रहे हैं, तो तब तक के लिए हमारा सामान आप आपके पास ही रखना। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप क्लोजिंग स्टॉक में वो भी स्टॉक ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये तो उनका ही है ना माल, हमारा थोड़ी है। इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक में अनडिस्पैच है, मतलब अनडिस्पैच का मतलब है अभी तक उनको मिला नहीं है। तो उनको मिला नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वो उनका ही है, ठीक है। इसलिए वो ये सेंटेंस डिसअग्री है, इस सेंटेंस का आंसर डिसअग्री है, ठीक है। अभी देखते हैं 13, कैरेज इनवर्ड इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरहेड्स। नहीं, कैरेज इनवर्ड कहाँ पे जाता है? फैक्ट्री में। और ये कहाँ पे जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ जाता है? हमारा P&L में जाता है। तो इस सेंटेंस से भी हम अग्री नहीं करते, इसका भी आंसर है डिसअग्री। मैंने आंसर सारे के सारे लिख के दिए हैं आपको, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, डायरेक्ट आंसर पे मत जाना, ठीक है। चलो 14, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेशन प्रॉफिट। नहीं, ऑपरेशन का मतलब होता है जो भी सेलिंग और वो सब का जो भी प्रोसेस है, वो वाला सारा का सारा प्रोसेस होने के बाद का जो भी प्रॉफिट है उसे कहते हैं वो ऑपरेशनल, सारा का सारा ऑपरेशन करके। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ए नॉट एन ऑपरेशनल प्रॉफिट, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए उसका आंसर डिसअग्री होता है। अभी देखते हैं 15 वाला, ऑल द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, जितना भी एक्सपेंसेस है वो हम कहाँ पे डालते हैं? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्होंने देखो, ध्यान से देखो, उन्होंने कहा है ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। अगर उन्होंने कहा होता कि ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो आंसर आप ये आपका डेबिटेड टू आता ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है, इसीलिए इसका आंसर अग्री है, ठीक है। चलो 16 एंड लास्ट ऑफ द डे, फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं, फैक्ट्री से हमारा गुड्स जा रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में जाता है। ये हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखी है, एडजस्टमेंट में, राइट, आप भूल तो नहीं गए? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स इज डेबिटेड नहीं, क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ये उसके दो इफेक्ट है, याद आया ना। इसलिए इसका आंसर है डिसअग्री, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जितना भी ये जो ये क्या है, 1 सेंटेंस ओनली एंड ट्रू फॉल्स, एंड ये जो भी आपका एच वाला क्वेश्चन है कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक और वो कुछ कैलकुलेट करना है, ये छोटे छोटे हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।